हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, वैसे तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के साथ लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस तक के सभी सम एक्सेप्ट एक कॉमन क्वेश्चन था जो कि मटेरियल और लेबर का मिक्स था, उसके अलावा सभी सम मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर के अंदर ये बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो जो हमारा एक सम पेंडिंग है वो करेंगे, देन उसके बाद में ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस पर आ जाएंगे। बट मीनवाइल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने अभी अभी, दैट मींस जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके थोड़े सी कुछ दिनों पहले हमारी बुक को अपडेट किया है। दैट मींस टिल दिसंबर 2025 तक के एग्जाम पेपर तक के लिए वो अपडेट किया है। सो आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस एनालिसिस को भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ये बुक ऑलरेडी अपडेटेड होकर के आई हो। दैट मींस जिन्होंने भी 20th ऑफ दिसंबर 2025 के बाद में ऑर्डर प्लेस किया होगा तो डेफिनेटली ये बुक उनके पास अपडेटेड आई होगी। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया होगा तो आप देखेंगे कि दिसंबर 25 और जून 25 का जो एरिया है वो आपके लिए खाली रहेगा। दैट मींस वहां पर ये एनालिसिस ऐड नहीं था। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस एनालिसिस को ऐड कर लेना है। अगर आपके पास ऑर्डर, अगर आपने 20th ऑफ दिसंबर 2025 से पहले दिया है तो सर, हाँ, ये एनालिसिस तो हमें ऐड करवा देंगे, बट उसका क्या करें सर, जो ये क्वेश्चंस ऐड हुए हैं उनका तो फिक्र बिल्कुल नहीं करने का है। आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारे नए क्वेश्चंस ऐड होते हैं वो हमारी वेबसाइट का एड्रेस आपको नीचे दिख रहा है lpacma.com। यहां के फ्री रिसोर्सेज में आप जाएंगे तो वहां पर आपको चैप्टर वाइज अरेंज होकर के, दैट मींस जैसे कि जून 25 का पेपर हुआ, वहां पर आपको क्वेश्चन का नंबरिंग के साथ कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है वो वहां पर मेंशन्ड है। उसके सेपरेट वीडियोस यूट्यूब पर भी आप लोगों को लेटर पार्ट में जाकर के मिल जाएंगे। अभी आज की बात, जितने भी चैप्टर में करने वाला हूं, दैट मींस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये पूरा दिसंबर 2025 तक का अपडेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड उसके बाद में जो भी हमारा पूरा का पूरा क्यूटी वाला पोर्शन है वो भी हम लोग पूरा दिसंबर 25 तक का पूरा अपडेटेड देखेंगे। दैट मींस अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 2027 के हिसाब से क्लासेस का तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। 2025 दिसंबर तक का मैं आप लोगों के साथ यहां पर अपडेटेड करके दे रहा हूं। मीनवाइल आप अगर कल को 2027 में एग्जाम देते हैं तो घबराना नहीं है। जून 2026, दिसंबर 2026 इनके क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस जब भी पेपर होंगे वो क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगी और उनके सारे सॉल्यूशंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि सर ये जो एडिशनल क्वेश्चंस है इनका हम लोग कहां से क्या करें। दोस्तों, इनके ऊपर मैं डिस्कशन करने से पहले आपको बता दूं, जैसे अगर मैं जून 2025 का क्वेश्चन है तो वो रिकंसिलिएशन के ऊपर है, जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 32A के पास रखा है। दैट मींस उससे जैसा सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी हमारी बुक में रहा होगा। देन दिसंबर 2025 का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर हमारे पास हर बार क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही आता है। तो 7 मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछे गए, जिनको मैंने प्लेस किया है क्वेश्चन नंबर 7A की जगह और क्वेश्चन नंबर 16A की जगह। 16A जो है वो ओवरहेड वेरिएंसेस से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 16 था। जस्ट केवल फिगर्स को इन्होंने डबल करके दिसंबर में पूछ लिया, बाकी एज इट इज क्वेश्चन हमारी बुक में पहले भी था। देन क्वेश्चन नंबर 7A की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7A मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा क्योंकि ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस से रिलेटेड। सो आई वाज थिंकिंग कि यार क्यों ना, जब मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रनिंग चल रहा है तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सारे के सारे मैं दिसंबर 2025 तक का आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7A की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7A कहां है? ये 7 और ये 7A। ये 7A जो है क्वेश्चन, ये आप लोगों के 7 मार्क्स दिसंबर 2025 में पूछा गया। बेहद आसान सा सम था। मतलब मैं हमेशा से कहता हूं कि आज अगर मैं आपको बोलता हूं आपको 100 मार्क्स का पेपर करना है, उसके लिए आपको 3 आवर्स, दैट मींस 180 मिनट्स तो आपको मिलता है लिखने का टाइम और 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम। दैट मींस कहीं ना कहीं समवेयर 190 से 195 मिनट्स आपको टोटल मिलता है। इन शॉर्ट मैं ऐसा कह दूं, 100 मार्क्स के लिए 195 मिनट्स, तो ऑन एन एवरेज 2 मिनट्स फॉर ईच मार्क्स। तो अकॉर्डिंगली 7 मार्क्स के लिए 14 मिनट्स का समय होता है। बट इस क्वेश्चन को जब आप लोग एग्जाम पर लिख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में लिखने में आपको हार्डली 7 से 8 मिनट का समय ही लगा होगा। इतना आसान सा ये सम था। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अभी आप लोगों को वैसे मैं कहूं ना तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे सकता हूं क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और डेटा उतना ही है जितना हमको रिक्वायर्ड है, सब कुछ दिया हुआ है। इसको माइंड को अप्लाई करना है। मिसिंग इंफॉर्मेशन का ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ है। क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 7 है, अगेन ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, दिसंबर 2025 एग्जाम में आप लोगों के लिए पूछा जा चुका है। डॉक्सिन लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग द बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है साहब, कोई कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये ऑपरेट करती है बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को। ओके, हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन्होंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। क्या है? दो प्रोडक्ट है इनकी, प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट आर, जहां पर इन्होंने स्टैंडर्ड प्राइसेस दोनों ही प्रोडक्ट की आपको दी हुई है, एक्चुअल प्राइसेस भी इन्होंने दोनों ही प्रोडक्ट की आपको दी हुई है। तो दोनों प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड प्राइस और दोनों प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस दोनों आपको दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इनपुट जो है वो भी आपको दिया हुआ है, लेकिन केवल पी प्रोडक्ट का दिया हुआ है, आर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड इनपुट आपको नहीं दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल इनपुट की बात करते हैं तो एक्चुअल इनपुट इन्होंने दोनों का दे रखा है। दैट मींस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स आर गिवन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ पी इज गिवन बट आर इज मिसिंग। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, देख लेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको दोनों प्रोडक्ट का क्वेश्चन मार्क है, दैट मींस वो पूछना चाह रहा होगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इन्होंने पी का नहीं दिया, आर का इन्होंने दिया है। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस कराएगा। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस आपको अगेन दोनों मिसिंग है, तो यहां पर क्वेश्चन कहता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर बोथ द प्रोडक्ट टुगेदर 90 रुपीज एडवर्स है। मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस जब आप निकालेंगे पी का और आर का और उन दोनों का टोटल लगाएंगे तो वो आना चाहिए 90 एडवर्स। ये इन्होंने हमको डिटेल दी है। आपसे क्या जानना चाहता है? assess the following which include missing variances as indicated by question mark, जो क्वेश्चन मार्क दिया है वो आपको पता लगाना है। इन दी अबाउट टेबल क्या क्या? मटेरियल मिक्स वेरिएंस पी का और आर का, मटेरियल यूजेज वेरिएंस पी का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दोनों प्रोडक्ट का और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दोनों प्रोडक्ट का। दैट मींस इंडिविजुअल आपको निकाल के देना है। ठीक है सर, तो आइए अब हम लोग इसको यहां पर अगेन मैं बात करूं तो मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस का अगर यहां पर जो आंसर दिया हुआ है, आई थिंक ये आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर शायद गलत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट मुझे लगता है कि इसमें से शायद मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जो आंसर है वो शायद गलत है। बाकी अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर कुछ इसमें रहेगा तो आप लोग अपने बुक में अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर लेंगे। मैं अभी आप लोगों के साथ इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। आइए दोस्तों, कहां गया भाई, कहां गया हमारा एससीएम नोटबुक? ये रही, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7A। मेरे पास अभी तक ये बुक का प्रिंट आउट होने के बाद में मेरे पास अभी तक ये बुक पहुंची नहीं है, तो मुझे ये डेटा बार बार लेना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकलवा लूं, ज्यादा बेटर है। या चलिए, क्या प्रिंट आउट क्यों, डोंट वेस्ट द पेपर, क्योंकि उसमें 2 रुपए लगता है, इंक का और पेपर का। तो भैया सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं टेबल, जैसा हम लोग हमेशा से बनाते आए हैं। प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां पर मुझे 2 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, एक पी एक आर। मुझे यहां पर इनका कुछ स्टैंडर्ड डेटा लिखना है। स्टैंडर्ड डेटा के अंदर अगेन मैं बात करूं तो आपको पता है स्टैंडर्ड के अंदर एक तो आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस, एक आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहां पर हम लोग लिखेंगे हमारा एक्चुअल डेटा, और एक्चुअल के अंदर हम लोग लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल कॉस्ट। ये लीजिए, अब इसको हम लोगों को किस तरीके से करना है देखिएगा। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब हम लोग फिगर्स पर चलते हैं कि क्या क्या फिगर्स हमारे को क्वेश्चन ने दिया है और क्या क्या होने वाले हैं। आपको यहां पर जो जो दिया हुआ है उसको पहले मैं मेंशन कर लेता हूं टेबल में, देन इजी हो जाएगा। 24, 30, 30, 40 ये हमारे स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, 24, 30, 24, 30 एंड यहां पर 30, 40। देन इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे को 50 एंड क्वेश्चन मार्क और 40, 70। 50 यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क मतलब ये निकालना है, ये 40 और ये 70। अब दोस्तों ध्यान से सुनना है आप लोगों को। अगर मैं इन डेटा के ऊपर जाता हूं तो मैं क्या कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं? आंसर है यस। 50 को आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200, 40 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 1200। ओके, गॉट इट। यहां आपके पास इसका वैल्यू है नहीं तो कोई बात नहीं, इसका निकाल लेंगे।
उधर अगर एक्चुअल की बात करें तो आर का एक्चुअल है 2800 हो जाएगा, ये टोटल आपका 4000 हो जाएगा, ये आपका 110 एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। डन। क्वेश्चन ने हमारे को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने हमारे को दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है मटेरियल यूजेज वेरिएंस ऑफ आर, और ये आपको दिया हुआ है 600 एडवर्स। ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस दिया हुआ है आपको आर का। अब आर का दिया है तो हम लोग को क्या फॉर्मूला क्या होता है यूजेज वेरिएंस का, बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आर, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ आर से, और ये सब करने के बाद में आ जाएगा आपका 600 एडवर्स बोलूं या माइनस का 600 बोल दूं, एक ही बात है। ध्यान से सुनना, मिसिंग इंफॉर्मेशन के जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलना है कि यहां पर अगर एडवर्स है तो उसको माइनस में लेना है, फेवरेबल है तो प्लस में लेते हुए चलना है। मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आर जो है वो मिसिंग है, ठीक है सर, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास है विच इज 70, एंड मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो मेरे पास है विच इज 30, और ये सब आ जाएगा इक्वल टू 600 के। डन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आर माइनस 70, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस का 20। सर माइनस का 20 कैसे आया, जो ये मल्टीप्लाई 30 था ना वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस के 600 में आप 30 का डिवाइड लगाओगे तो माइनस का 20 बचेगा। अब आप अगर इस जगह से आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आर अगर ये मिल सकता है क्या, आंसर है यस सर, ये माइनस का 70 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 20 प्लस 70 दिस विल बी इक्वल टू 50। इसका मतलब आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर की आ चुकी है, दैट इज 50। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर इस 50 को मेंशन कर दूं तो ये कितना आ जाएगा सर, 50 मल्टीप्लाई बाय 30 सर, ये आ जाएगा आपका 1500, ये हो गया आपका 2700, ये हो गया आपका 100। अब 100 मतलब कि पी भी 50 आर भी 50, तो क्या स्टैंडर्ड रेशियो 1:1 का हो जाएगा क्या, आंसर है यस 1:1 का हो जाएगा। अब आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है तो क्या करना है सर, ये 110 को एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो दैट मींस 1:1 में आप करेंगे तो आएगा आपका 55 एंड 55। अब मुझे बताओ, जब आपकी पूरी की पूरी टेबल अगर रेडी हो तो क्या आप लोग जो भी क्वेश्चन ने पूछा है वो नहीं निकाल सकते हो क्या। अब मैं आप लोगों को बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो मैं आप लोगों को होमवर्क में देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यार इस क्वेश्चन को अब आप लोग इजीली मेंशन कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला में वैल्यू डालो और आंसर निकालो। आइए दोस्तों, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो मैं आपको इसमें एक चीज क्रॉस चेक कराना चाहूंगा। क्वेश्चन ने कहा साहब मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है ना वो दोनों का मिलाकर के 90 है। मुझे एक चीज बताओ, हमने अभी अभी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली है दैट इज 55 एंड 55। आपको पता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब हो गया आपके रेशियोज का डिफरेंस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या होता है सर, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के डिफरेंस को मिक्स वेरिएंस में कवर नहीं कर सकते, तो कहां कवर होगा, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड रेशियो में है और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड रेशियो में। तो आपके लिए डिफरेंस कवर होगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी में। क्यों, आपने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब हो गया एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, और एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब हो गया एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशियो, तो दोनों में रेशियोज के डिफरेंस को कवर अप किया जाता है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने लिख ली 55 एक्चुअल क्वांटिटी हमारे को ऑलरेडी क्वेश्चन ने दी हुई थी विच इज 40 एंड 70। इनको इनकी स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 24 एंड 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 1 ने पूछा भी है मटेरियल मिक्स वेरिएंस पी का और आर का, तो कितना आ जाएगा सर 55 माइनस 40 दैट मींस प्लस का 15, प्लस के 15 को आप जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 360 आएगा दैट मींस 360 फेवरेबल।
तो भैया ये आपके आंसर गलत हैं, तो यहां पर आप डाल देंगे 360 फेवरेबल। ये करेक्शन है, करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग अपनी बुक में, ठीक है। तो अपनी बुक में आप लोग इस चीज के करेक्शन को कर लेंगे, 360 फेवरेबल आएगा। आगे बढ़ते हैं, 248 इसका भी डिफरेंस आएगा। 55 माइनस 70 का मतलब हो गया माइनस का 15, और माइनस के 15 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 450 एडवर्स। इसका मतलब यहां पर भी करेक्शन है, तो ये भी आप करेक्ट कर लेंगे, 450 एडवर्स आएगा। क्लियर है? तो 360 फेवरेबल और 450 एडवर्स दोनों को अगर आप टोटल करते हो तो आप देखोगे कि माइनस का 90 आएगा, दैट मींस 90 एडवर्स। और ये चेक कर लीजिएगा, दोनों का टोटल मेटेरियल मिक्स वेरिएंस 90 ही है। इन्होंने पूछा पी का यूजेज वेरिएंस भी बताओ, तो पी का यूजेज वेरिएंस कितना आएगा सर? पी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 50, एक्चुअल क्वांटिटी है आपका पी का 40, तो 50 माइनस 40 और रेट है 24 का, तो आ जाएगा 240 का फेवरेबल, और ये 240 फेवरेबल सही है। ये 60 का एडवर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मैंने ये भी लिख दिया। अब आइए मटेरियल प्राइस वेरिएंस पर। प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं तो 24 माइनस 30 24 माइनस 30 दैट मींस स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ पी एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ पी। तो 24 माइनस 30 मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, दैट इज 40, तो आएगा 240 एडवर्स। बिल्कुल ठीक है, 240 एडवर्स आ रहा है। आपका 30 की प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस आर की, और एक्चुअल प्राइस है आर का 40, तो 30 माइनस 40 मल्टीप्लाई करोगे आपकी स्टैंडर्ड प्राइस दैट मींस 70 से, तो आएगा 700 एडवर्स। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एंड देन लास्ट में इन्होंने पूछा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ आप पी का और आर का, तो आपको पता है पी का और आर का कितना आएगा, देखिएगा 1200 माइनस 1200, पी की स्टैंडर्ड कॉस्ट 1200, पी की एक्चुअल कॉस्ट 1200, तो दैट मींस नील। आर की स्टैंडर्ड कॉस्ट 1500 और एक्चुअल कॉस्ट 2800, दैट मींस माइनस का 1300 आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का 1300 आ जाएगा। और ये 760 कहां से ला रहे हैं भाई, ये गलत है, माइनस का 1300 इसका आंसर आएगा, दैट मींस 1300 एडवर्स। तो 1300 एडवर्स आप लोगों के लिए इसका आंसर आएगा, तो ये करेक्शन है। ये दोनों जगह पर आप करेक्ट कर लेंगे। आई विल ट्राई कि जब भी नेक्स्ट लॉट हमारा बनेगा तो उसमें मैं इस क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है उनको मैं करेक्ट कर सकूं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में करेक्शन है और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में करेक्शन है। अगर बुक में आपकी अपडेटेड नहीं है तो आप अकॉर्डिंगली करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। आई होप इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा, और अगर कोई डाउट नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? इफ यू अलाउ मी, तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मतलब ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से डन है, आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यार मेरे को इस बुक में करेक्शन कर देना चाहिए, ताकि क्या नेक्स्ट लॉट में बनाते समय, क्योंकि अभी तक मेरे पास हार्ड कॉपी बुक नहीं आई है, हार्ड कॉपी आती है ना तो मैं उसमें करेक्शन कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट बार जब बनाऊं तो उस करेक्शन को चेक कर लूं कि भैया ये करेक्शन है कि नहीं है। तो मैं एक बार के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ एंड ये वाले करेक्शंस मैं मेरी सॉफ्ट कॉपी के अंदर कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट लॉट में बच्चों को परेशान ना होना पड़े। और अगर आपके पास ये बुक आ गई तो थोड़ी बहुत कटिंग करके करेक्ट कर ही लेंगे आप लोग। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ मैंने समझाते हुए भी 18 मिनट्स में कवर अप कर दिया है। तो आई होप आपको एग्जाम में 7-8 मिनट से ज्यादा का समय इसमें नहीं लगा होगा। यस गाइस, इसमें एक छोटा सा और करेक्शन रहेगा, यहाँ पर जीरो और प्रिंट होने से रह गया है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपको भी इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर यूजेज वेरिएंस आपके लिए 60 एडवर्स दिया हुआ है, ये 60 एडवर्स नहीं है, आई थिंक ये 600 एडवर्स था, क्योंकि अभी अभी हमने इसको सॉल्व भी किया है ना, तो मैंने 600 ही लेकर के सॉल्व किया है। एक बार मुझे इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि दैट हमने यहाँ पर सॉल्व करा है 600 लेकर के, एंड एग्जाम में ये 600 आया था कि 60 आया था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इस चीज को एक बार चेक कर लेता हूं कि ये 60 था कि 600 था। यस गाइज, मैंने ये चेक कर लिया है, ये 600 ही है। आप लोगों को बुक में ये छोटा सा करेक्शन और करना रहेगा। यहाँ पर ये 60 एडवर्स दिया हुआ है आपको मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसको 60 की जगह आप लोग 600 कर लेंगे, एग्जाम में 600 ही आया है, एग्जाम के अंदर ये जो फिगर आया है ये 600 ही आया है, तो आप लोगों को अकॉर्डिंगली इसको 600 एडवर्स कर लेना है, ठीक है ना। आई होप ये वाली चीज आप लोग इजीली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये 600 एडवर्स आया है तो हमको 600 एडवर्स ही कवर करना है। तो ये करेक्शन है आप लोगों को इस क्वेश्चन में ध्यान से, ये 60 को 600 कर लेंगे, यहां पर भी 60 को 600 कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन 60 से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने जाएगा नहीं,
तो अकॉर्डिंगली मे बी इसका जब मैंने सॉल्यूशन किया रहेगा तो मैंने शायद 60 को कवर करते हुए कर दिया होगा, तो उस हिसाब से मे बी ये आंसर आ रहे होंगे। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को ध्यान रखते हुए इसको 600 करना है, क्योंकि एग्जाम में ये 600 आया था, तो 600 आएगा तो उस हिसाब से ये अकॉर्डिंगली 540 और ऐड हो जाएगा, इसीलिए ये 1300 एडवर्स आ रहा है। ठीक है ना, इन्होंने 60 को कवर करते हुए सॉल्व कर दिया था शायद मैंने, तो अकॉर्डिंगली अभी 600 के हिसाब से एग्जाम में आया है, तो आपको 600 ही कवर अप करते हुए चलना है। ठीक है जी, चलो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोगों को करना था। दिसंबर 25 का क्वेश्चन कर लिया है हमने, अब हमको क्वेश्चन करना है नेक्स्ट ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11 तक के सभी क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी हो चुके थे। 11B मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, जो कि सेम एज इट इज क्वेश्चन था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मे बी आप लोगों के पास जब अगर दिसंबर 2025 से पहले ऑर्डर किया होगा ना आपने बुक, तो मे बी ये हेडर का डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मतलब लाइक आप अगर देखोगे ना तो यहां पर ये हेडर आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, यहाँ पर इस तरीके से जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, तो अभी जो हमने नया वाला बुक बनाया इसमें हल्का सा डिजाइनिंग चेंज किया है, दैट्स इट ओनली। क्वेश्चन का नंबरिंग एंड ऑल सब कुछ सेम रहेगा, आपको उस चीज के बारे में नहीं सोचना है। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस का मिक्स एक सम है ये क्वेश्चन नंबर 12। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 से आपके ओवरहेड वेरिएंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, देन हम लोग फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा ओवरहेड वेरिएंसेस को, जो कि स्टूडेंट्स को मे बी थोड़ा सा टफ लगता होगा, बट मैं आपको बता दूं मैं इतना होले होले लेकर के चलूंगा ना उसको कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि न्यू स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, कैलकुलेट करेंगे वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है, जिसमें इनपुट 400 200 100, दैट मींस टोटल 700 का आपने स्टैंडर्ड इनपुट दिया। एक्चुअल के अंदर जब गए तो 420 240 90 750 का एक्चुअल इनपुट दिया। आपको स्टैंडर्ड प्राइसेस दे रखे हैं, इनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल के दी हुई है। एक्चुअल प्राइसेस दे रखे हैं, उनकी एक्चुअल कॉस्ट निकाल के दी हुई है। इनका कहना है नॉर्मल लॉसेस, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस था 25, तो स्टैंडर्ड आउटपुट इन्होंने कहा जी हमारा अगर हम 700 क्वांटिटी, अगर हम लोग 700 केजी, मैं इसको केजी मान लेता हूं, तो 700 का अगर मैं इनपुट डालूंगा तो अकॉर्डिंगली मेरे पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो आएगा 675 का। एक्चुअल की बात करें तो उन्होंने कहा नहीं साहब, एक्चुअल के अंदर जो है ना हमारा 75 का लॉस हो रहा है। तो भाई साहब बहुत बढ़िया बात है, 75 का इनको लॉस हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सब यूजेज हुआ है भैया, आपने यूज ढंग से नहीं किया है, बहुत बढ़िया चीज है। तो हम लोग सब यूजेज वेरिएंस या यील्ड वेरिएंस निकाल लेंगे। क्वेश्चन ने आपसे कहा था कैलकुलेट करिए वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नीचे कुछ लेबर की भी डिटेल्स दी हुई हैं, एक्चुअल लेबर आवर्स और आपका स्टैंडर्ड लेबर आवर्स दोनों आपके पास गिवन है। इन डेटा से आपको कहा है कि कैलकुलेट करिए वेरिएंसेस। अब ऑब्वियस बात है, कौन से वेरिएंस निकाले सर? डेटा मटेरियल का है, लेबर का है, तो मटेरियल से रिलेटेड वेरिएंसेस और लेबर से रिलेटेड वेरिएंसेस निकालने। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करूंगा कि आप लोगों के लिए केवल और केवल मटेरियल का डेटा ही दिया हुआ है। देन मटेरियल का काम हो जाने के बाद में फिर मैं आप लोगों के साथ इसका ऊपर चलूंगा आपके एक्चुअल के ऊपर। क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन। अब आप लोगों के पास कहीं किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 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 हाँ, चलिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग निकाल लेंगे फटाफट से, बुक में आपके दिया हुआ है, चाहे आपने नंबर 25 की बात का हो चाहे पहले का हो। रेस्ट होमवर्क, ये पिछले वाले केस में मैंने, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए ये वाली चीज दी, तो बाकी बचा हुआ आप लोग होमवर्क कर लेंगे। वैसे मैंने पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है कि कैसे कैसे फिगर्स आए हैं, वो सारी बातें। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। अगेन यहां पर आपके पास इनपुट मटेरियल ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है। तो ये हो गया आपके पास मटेरियल ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस लिख लेंगे और स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख लेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी लिख लेंगे, एक्चुअल प्राइस लिख लेंगे और एक्चुअल कॉस्ट लिख लेंगे। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी और ये एक्चुअल। फिगर्स को मेंशन कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 400 200 एंड 100, टोटल हो गया है आपका 700, जो कि है आपके लिए 4:2:1 के रेशो में।
डन। स्टैंडर्ड प्राइस की बात कर लेते हैं, तो वो आपको दिया हुआ है 50, 20 एंड 15। कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 20,000, ये आएगा 4,000 और ये आ जाएगा आपके पास 1,500। टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25,500। एक्चुअल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, 420, 240 एंड 90 और ये सारा मिला के हो जाएगा आपका 750। आपको पता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है सर? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, दैट मीन्स 750 इन स्टैंडर्ड रेशियो, दैट इज 4:2:1। इसको वापस अभी कैलकुलेट कर लेंगे, 45, 25 एंड 15। तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया हुआ है सर, 18,900, 6,000, 1350 और ओवरऑल टोटल आ जाएगा 26,250। चलिए, अब यहां से आप लोगों को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होना चाहिए नहीं। क्यों? आपको यहां से पूरी की पूरी फिगर्स में आपको 750 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आएगा 428.57। ये आएगा 214.29, 107.14। लीजिए जी, सारा डेटा रेडी है। अब मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि यार मुझे ना इस क्वेश्चन के अंदर आप वेरिएंसेस निकाल के बताओ, तो यार अगर मैं आप लोगों से नहीं कराऊंगा और मैं कर दूंगा तो ये तो ज्यादती हो जाएगी, आप लोगों को खुद को शर्म आने लगेगी कि सर आप हमको इतना सा भी लायक नहीं समझते हो क्या कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? तो डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर सकते हो। अब देखो, इसमें एक चीज और मैं आप लोगों से निकलवा लेता हूं, स्टैंडर्ड आउटपुट आपको चाहिएगा, क्योंकि अगर आपको यील्ड वेरिएंस निकालना है तो अब ध्यान से सुनना है आपको। मैं हमेशा से बोलता हूं स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल। तो अभी आपको स्टैंडर्ड कहता है कि 675 का आउटपुट आता है जब मैं 700 का इनपुट लगाता हूं, तो 675 का आउटपुट आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 675 कब? जब 700 का इनपुट लगाते हैं तो। बट एक्चुअली हमने 700 का इनपुट नहीं लगाया है, एक्चुअली हमने इनपुट लगाया है 750। तो भैया अगर आपने 750 का आउटपुट लगाया है, सॉरी इनपुट लगाया है, तो 675 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 750, तो आपका आउटपुट जो आना चाहिए ना वो आएगा 723.14। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आपके 723.14 का स्टैंडर्ड आउटपुट आना चाहिए, जबकि एक्चुअल में आउटपुट कितना आया है सर? 675 का। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको कि आपका स्टैंडर्ड कहता है 723 का आउटपुट आना चाहिए, जबकि एक्चुअल में आपका आउटपुट आया है 675 का। दैट मींस स्टैंडर्ड से कम आउटपुट आना इज योर एडवर्स सिचुएशन। तो अगर वो एडवर्स सिचुएशन है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कि यार स्टैंडर्ड आउटपुट का ज्यादा होना हमारे लिए फायदेमंद है कि एक्चुअल आउटपुट का ज्यादा होना। आप खुद सोच के देखो, मैंने अगर आपको ये कहा यार तुम्हारे ना एससीएम के अंदर 65 मार्क्स आने चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड आउटपुट मार्क्स कितना है? 65। आप 75 एक्चुअल आउटपुट 75 लेके आते हो, तो वो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन हुई ना, क्योंकि आपने जो सोचा था उससे ज्यादा का आउटपुट लेके आना, तो फेवरेबल होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको पता है जो प्लस आएगा वो फेवरेबल है, जो माइनस आएगा वो एडवर्स है। अब प्लस कब आएगा? आपका स्टैंडर्ड कहता है 723 का आउटपुट और एक्चुअल में आउटपुट कितना है? 675 का। आपके लिए आउटपुट का कम आना नेगेटिव सिचुएशन है। अब नेगेटिव कब आएगा? जब आप 675 में से 723 लेस करोगे तभी आएगा ना। तो इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के बाकी की सारी वर्किंग जो है वो आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। मुझे ऐसा, ये मेरा पर्सनली मानना है कि यार आप लोग इसको तो कर सकते हो। आपका टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 48.21 का। 48.21 आपके लिए जो है वो क्या आ रहा है सर? इतने आउटपुट का आपके लिए डिफरेंस आ रहा है। तो आप अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना
तो अब आपको यहां से निकाल लेना है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको पता है हर एक चीज स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी या पर यूनिट क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मान लेते हैं। और वो कितनी आ जाएगी, 25,500 की आपकी कॉस्ट है जब आपका एक्चुअल आउटपुट आता है 675। तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 25,500 डिवाइड बाय 675, दैट मींस 37.77। अब आपको अगर मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है तो कैसे निकालोगे सर, 675 माइनस 723.14 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट इज 37.77। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 675 माइनस 723.14 मल्टीप्लाई 37.77, तो आ जाएगा माइनस का 1818। अब माइनस का 1818 बोलूं या एडवर्स बोल दूं एक ही बात है, चेक करना सर 1825 आ रहा है, कोई बात नहीं, डेसिमल का इफेक्ट है, 7 रुपीज इज इफेक्ट ऑफ डेसिमल। तो आप लोग चाहें तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो यील्ड वेरिएंस एसक्यू माइनस आरएसक्यू से सब यूजेस भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको दोनों चीजें बता रखी हैं ऑलरेडी। तो आप अकॉर्डिंगली अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपका ये काम हो जाएगा। रेस्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज होमवर्क। तो बाकी के आप लोगों को कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है, आंसर निकालना है, आपका काम हो जाएगा। कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको इसमें मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आई होप ये चीज आप लोगों के लिए डन है। आ जाइएगा लेबर पर, मटेरियल का डन है, अब लेबर पर आते हैं। तो लेबर में आपको दो तरह की लेबर दे रखी है। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, ऊपर क्या है नहीं लिखा, नीचे वुमेन लिखा है, तो ऑब्वियस बात है मैं मान के चल रहा हूं कि नीचे अगर वुमेन है तो ऊपर मैन लेबर है। तो लो जी, मैन लेबर की वर्किंग और वुमेन लेबर की वर्किंग, यहां पर आप लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहां आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, आवर्स, एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अगेन इन्होंने वर्किंग जो है ना वो खुद ने करके दी है, वैसे मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या दिया है, स्टैंडर्ड आवर्स आपको दिए हुए हैं 100 और इनके दे रखे हैं 200। रेट इन्होंने दे रखे हैं 2 तो ये 200 और ये 1.5 तो ये 300, टोटल हो गया आपका 500, ये हो गया आपका 300। एक्चुअल आवर्स की बात करें तो 120 एंड 240, टोटल करेंगे तो आएगा 360। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालोगे तो 360 को 1:2 का स्टैंडर्ड रेशियो है 1:2 का स्टैंडर्ड रेशियो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 एंड 240। आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स है वही एक्चुअल आवर्स है, तो क्लियर है, इसका मतलब रेशियोज बिल्कुल प्रॉपर्ली यूज किए गए हैं। दैट मींस लेबर का जो मिक्स वेरिएंस है जिसे हम लेबर गैंग वेरिएंस बोलते हैं वो हमारे लिए 0 आएगा, मतलब कोई भी उसमें आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों का क्वांटिटी सेम है। क्लियर। एक्चुअल रेट की बात करें तो ये 2.5 और ये 1.6। 2.5 का मतलब ये हो गया आपका 300 होगा और ये 384, अब ये हो जाएगा आपके लिए 684। अगेन मैं आप लोगों के लिए यहां पर दो चीजें निकाल करके दूंगा आपको, एक तो स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या कहता है सर, 675 का स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा जब आप 300 आवर्स काम करोगे, बट एक्चुअली हमने आवर्स काम किए हैं 360, तो हमारे लिए स्टैंडर्ड आउटपुट क्या आएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मटेरियल में करते आए हैं, सेम कि भैया 675 का आउटपुट आ रहा है जब आप 300 आवर्स काम कर रहे हो, तो 360 आवर्स काम करने से आपके आउटपुट आना चाहिए 810 का। क्या एक्चुअल में 810 का आ रहा है, नो। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालो,
स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो 500 की कॉस्ट आ रही है जब 675 का एक्चुअल आउटपुट है तो पर यूनिट कितना आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 675 तो आएगा 0.7407। मैं 4 डिजिट तक ले लेता हूं 7407 लगा दीजिए। लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस कहता है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आ रहा है सर 810, एक्चुअल कितना है सर 675, तो 675 माइनस 810 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट इज 0.7407। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 675 माइनस 810 मल्टीप्लाई 0.7407 तो आएगा 99.99 माइनस का दैट मीन्स 100 माइनस के, माइनस का 100 बोलूं या एडवर्स 100 बोलूं एक ही बात है। चेक कर लेना लेबर का यील्ड वेरिएंस दिया हुआ होगा, यस सर 100 एडवर्स दिया हुआ है। अब बाकी का तो आपको पता ही है, आपको सिंपली रेट से रेट वेरिएंस आ जाएगा, आर्स के डिफरेंस से एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स और रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स को करोगे तो सब एफिशिएंसी आ जाएगा, और रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आर्स का डिफरेंस करोगे तो आपके पास मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। वैसे मैंने यहां पर सब एफिशिएंसी वेरिएंस की जगह यील्ड वेरिएंस निकाल दिया क्योंकि सब एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना इज वेरी इजी फॉर यू। आपके लिए सिंपली स्टैंडर्ड आर्स में से रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स को लेस करना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैंने यील्ड वेरिएंस इसलिए निकाला क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आउटपुट का डिफरेंस आता है तो वो हम लोग यहां पर कवर करते हैं। क्लियर है? अगेन मैं लिखूंगा कि रेस्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस आर होमवर्क, तो बाकी बचे हुए जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो आपके होमवर्क रहेंगे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो घबराने का नहीं है, आंसर्स आपकी बुक में दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि सर कितनी बार रिवाइज करना है, तो जो पहले क्वेश्चन किया था ना हमने मिसिंग इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन नंबर 7A, इसको आपको एक ही बार रिवाइज करना है क्योंकि आपको अगर इस जगह से आपने ये चीज निकाल दी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आर निकाल दिया तो उसके बाद में इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आर निकालना इज नेवर ए बिग डील। तो आप लोगों के लिए बेहद आसान था ये सब, तो आप लोग एक बार रिवाइज करना चाहें कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये तो हमको पहली बार में समझ में आ गया तो वैसे कर लीजिएगा। रही बात आपकी क्वेश्चन नंबर 12 की, तो अगेन इस वाले क्वेश्चन को भी मैं कहूंगा ओनली एक बार रिवाइज कर लेना, दैट्स मोर देन इनफ। एक बार रिवाइज करना है, ओनली वन टाइम, डन। और ये आप लोगों को एक ही बार करना, डन सर। चलिए अब मैं बुक को कुछ देर के लिए साइड में रख देता हूं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस को, उसके लिए हम लोग फुल स्क्रीन करेंगे। और क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस स्टूडेंट्स को यूजुअली बड़ा ट्रिकी सा लगता है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उस चीज को एक बार एक गिलास पानी के ब्रेक के बाद में आप लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा, तब हम लोग पूरा प्रॉपर्ली इस ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं आज के इस लेक्चर के एंड तक आप लोगों को ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर एक चीज आप लोगों के ब्लड में होगी, इतना मेरा प्रॉमिस है आप सब लोग। तो बने रहिएगा टिल द लास्ट आपका लेक्चर तक। मैं आप लोगों के ये ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस के एक एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस गाइस, सो अब हम लोग देखते हैं आगे का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से सभी लोगों को सिंस आप फाइनल में हैं तो इतनी सी तो बात आपको ऑलरेडी पता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी इंटर के ग्रुप 1 में ही जान लेते हैं कि कॉस्ट के कितने टाइप होते हैं। लेकिन उनमें भी कई स्टूडेंट ना बड़ी जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं? हम हमेशा क्या बोलते हैं कि सर 3 तरह की कॉस्ट होती है, एक मटेरियल, एक लेबर और एक ओवरहेड। आप में से बहुत सारे लोग ये क्लासिफिकेशन इसी तरीके से करते हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा गलत है। सर फिर क्या सही है? तो आपको बता दूं 3 तरह की जो कॉस्ट है उसमें तीसरी कॉस्ट का नाम ओवरहेड नहीं है, वो तीसरी कॉस्ट है एक्सपेंडिचर। अब इस कॉस्ट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, दैट इज डायरेक्ट को मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर को डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको बताना चाहूंगा ये जो तीनों तरह के इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, इनको क्यूमुलेटिव जब हम करते हैं तो इन तीनों का जो क्यूमुलेटिव एरिया होता है, दैट मीन दोनों का तीनों का जो क्यूमुलेटिव है उसे हम लोग ओवरहेड्स कहते हैं।
आई होप इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होगा और आप लोगों को अपना पास्ट याद आ गया होगा। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, वैसे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं कि ओवरहेड की डेफिनेशन बताओ, बट सिंस यू आर गोइंग टू बी सीएमएज ना, तो डेफिनेटली आपको ये चीज आनी चाहिए। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल होता है ओवरहेड। अब आप लोगों को पता है हमने यहां पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हमारी चर्चा होने वाली है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने इंटर में क्लासेस मेरे से नहीं ली और आप फाइनल में डायरेक्टली ले रहे हैं, और अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा वीक जाता है, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। वो ये ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ही होता है जिसके अंदर स्टूडेंट थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। अब यहां पर हम लोग बहुत होले होले चलेंगे, एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मैं बात आप लोगों के साथ करूंगा। यहां पर ओवरहेड को हम लोग फर्दर दो हिस्सों में बांटेंगे, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। मैं आपको बता दूं, अगला 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मैं चर्चा करूंगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर। फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट नोट्स हमने हमारी बुक में लिख करके दिए हैं उनसे हम लोग आपको कनेक्ट करेंगे। देन मैं आप लोगों के इसके वेरिएबल ओवरहेड पर कोई स्पेसिफिकली केवल वेरिएबल ओवरहेड पर कोई भी सम हमारी बुक में नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड के साथ इन्होंने वेरिएबल ओवरहेड के कुछ सम पूछे गए हैं, तो हम लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड भी अल्टीमेटली आपको बाय डिफॉल्ट पहले उसको भी पढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले अब अगली चर्चा केवल और केवल वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर रहेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वेरिएबल ओवरहेड है ना, आप लोगों का मोस्टली अगर हम बात करें, आपको अगर इंटर ग्रुप 1 ओवरहेड के अंदर आप अलोकेशन देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में हम लोग अपोर्शन कर देते हैं, इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट लेबर के रेशियो में, तो वो दैट वाज द पास्ट। यहां पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग जब भी डिस्कशन कर रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, या मैं यूं कहूं 100% टाइम, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हमेशा गवर्न होता है आपके आर्स के बेसिस पर। सर ये पहली बात, तो ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होती क्या है ये आप हमें बताइए। दोस्तों जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ओवरहेड का मतलब हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब उस फर्दर उसको अगर हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, दैट मींस वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल है, वो सभी इनडायरेक्ट खर्चे, वो सभी इनडायरेक्ट खर्चे जो कि आपके यूनिट्स के बेसिस पर लग रहे हैं, दैट मींस यूनिट्स के चेंज होने से जो चेंज होते हैं वेरिएबल ओवरहेड कहलाता है। अब कई बार आपको लगता है सर यूनिट्स के चेंज होने से चेंज होते हैं तो सर सेमी और ये भी तो हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वेरिएबल ओवरहेड का मतलब रहेगा जो कि आपका सेम उसी रेशियो में, उसी रेशियो से मतलब है, अगर आप एक यूनिट बना रहे हो तो लेट्स से अगर आपके 100 रुपीज का वेरिएबल ओवरहेड आता है, तो 2 यूनिट अगर आप बनाओगे तो 200, 3 यूनिट बनाओगे तो 300, 4 यूनिट बनाओगे तो 400, दैट मींस पर यूनिट ऑलवेज फिक्स्ड है। ये हमेशा से एक बड़ा कॉमन लैंग्वेज है जो हम लोग यूज करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज वेरिएबल। आप देखोगे बार बार चेंज हो रहा है लेकिन हर बार पर यूनिट वही 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट के केस में पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है ना? तो यहां पर अब मैं चर्चा करने वाला हूं वेरिएबल ओवरहेड की। इसको मैं कनेक्ट करूंगा एक छोटे से एग्जांपल के साथ। आपको बताया यार, बाय डिफॉल्ट आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोथ। तो आई वाज प्लानिंग कि यार क्यों ना यार मैं मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उन सबको कैलकुलेटर चाहिए होता है। इतने सारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, चाहे अदर कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, उन सबको एक कैलकुलेटर चाहिए होता ही होता है। तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना एक साइड बिजनेस डाल दिया जाए इस कैलकुलेटर का। अब कैलकुलेटर, मुझे ना कॉस्ट निकालना तो आता है, बट कॉस्ट तो तब निकालूंगा जब मुझे इसके बारे में कुछ पता हो। मेरे को इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन नहीं पता, तो अपन ने क्या किया भाई साहब, कैसियो कंपनी के एक बढ़िया से इंजीनियर को हायर किया। कैसियो कंपनी के अंदर मतलब कि एक अच्छी खासी कंपनी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, उनको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए मैंने एक मीटिंग बुलाई और मैंने कहा कि यार मुझे ऐसे ऐसे मेरा बिजनेस आइडिया है और मुझे ये चीज करनी है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा सर आपको जो दिख रहा है ना वो सारा सब कुछ तो है ही है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ मदरबोर्ड लगता है जिसके अंदर आपका कैलकुलेशन जो है वो मेमोरी में रहता है, स्क्रीन लगती है, आपके अंदर सेल लगता है, बैटरी लगता है, और ये एक स्क्रू नजर आता है। आपको दिख रहा है स्क्रू? आपको इसमें नहीं दिख रहा था कोई बात नहीं, अपना कैलकुलेटर निकालो भाई, कैलकुलेटर में ये 4 जगह 5 जगह स्क्रू दिख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ताकि आपका प्लास्टिक जो ऊपर वाला प्लास्टिक है, नीचे वाला प्लास्टिक है, ये ज्वाइंट हो सके और ये खुले ना, इसलिए स्क्रू लगता है। अब मैंने सोचा यार स्क्रू मतलब स्क्रू ड्राइवर से कसना पड़ेगा,
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो सर, आज के मशीनरी वाले जमाने में आप हाथ से कसने बैठोगे क्या? हाथ से कसने बैठोगे तो सर एक कैलकुलेटर को कसने में आपको 3 मिनट लग जाएगी सर। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, और मे भी हो सकता है कि तब भी इतना अच्छे से प्रॉपर्ली नहीं कस पाए हम लोग, इसको टाइट नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा सर इसके लिए भी एक मशीनरी आती है, वो स्क्रू ड्राइवर टाइप की आती है, उसमें कुछ नहीं करना होता, स्क्रू ड्राइवर को यहां फंसाया, बटन दबाया, शू, फिर बटन दबाया, शू शू शू, इस तरीके से वो स्क्रू आपका कस जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा यार बड़ी शानदार चीज है यार, तो इससे तो मेरा काम 10-20 सेकंड में ही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। तो मैंने कहा लेकिन यार समस्या है, हाथ से कसूंगा तो मेरा किसी भी तरह का मैनुअल लेबर ही इन्वॉल्व हुई, उसको कसने के लिए मैं लगाऊंगा तो मैनुअल लेबर और एज वेल एज मशीन के अंदर बिजली भी लगेगी, तो उसका भी खर्चा आएगा। बिल्कुल आएगा सर। अब मशीन की जो बिजली का खर्चा है, मुझे एक चीज बताओ, मशीन की जो बिजली का खर्चा है, क्या वो मटेरियल है? आंसर है नो। क्या वो लेबर है? आंसर है नो। तो सर वो क्या है? वो आपके लिए ओवरहेड है। अब ओवरहेड है तो कौन सा है, वेरिएबल की फिक्स? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना है, तो एक कैलकुलेटर को बनाने में लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे 1 मिनट का समय लगता है। 2 बनाऊंगा तो 2 मिनट, 100 बनाऊंगा तो 100 मिनट, 5000 बनाऊंगा तो 5000 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? लगने वाला समय उसी रेशो में है जिस रेशो में आपका प्रोडक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है कल को उसके अंदर लगने वाली बिजली जो है वो भी उसी रेशो में उसकी कॉस्ट लगने वाली है। सरकार ऐसे नहीं देखती कि भैया आपने 2 मिनट यूज किया तो बिजली की रेट ये, 5 मिनट यूज करोगे तो बल्क में डिस्काउंट दे देंगे, ऐसा वाला नहीं है। क्लियर है ना? तो ऐसे केस के अंदर इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पावर की कॉस्ट है ये आपके लिए वेरिएबल ओवरहेड है। सर पावर की कॉस्ट, सर ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बोलते बोलते पावर पर पहुंच गए। मैं आपको बता दूं, आप लोग सीएमए बनने जा रहे हो तो आपको इस चीज का डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड व्हाट इज पावर कॉस्ट। दोस्तों जब मैं बात करता हूं पावर कॉस्ट की, तो वहां पर हम बात करेंगे उन मशीनरी की बिजली का खर्चा जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उन मशीनरीज की बिजली का खर्चा जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, पावर कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन आप किसी फैक्ट्री में जहां प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर आपकी लाइट्स जल रही हैं, फैन चल रहा है, उसकी जो बिजली का बिल आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। सॉरी। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। पावर कॉस्ट मतलब कि आप लोगों के लिए जो बिजली का खर्चा लगने वाला है वो। क्लियर? अब यहां पर क्या हुआ, अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो मैंने कहा यार हम लोग ना 1 लाख कैलकुलेटर बनाएंगे, और अभी अभी हमारे इंजीनियर साहब ने क्या कहा कि सर इसके कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो पावर की कॉस्ट लगेगी वो 1 मिनट की लगेगी। ठीक है सर, तो 1 लाख कैलकुलेटर के लिए हमको कितनी मिनट लगने वाली है? सर 1 लाख मिनट लगेगी। क्लियर है? 1 लाख मिनट लगने वाली है। ऐसा किसने कहा? कैसियो कंपनी के इंजीनियर ने कहा। मतलब 1 लाख कैलकुलेटर बनाओगे तो 1 लाख मिनट लगनी चाहिए। उन्होंने यही कहा कि सर चाहिए, मतलब कि व्हाट कॉस्ट शुड बी, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा व्हाट टाइम विल बी शुड बी, तो वो होना चाहिए 1 लाख मिनट। बट हुआ क्या, जब उसको एक्चुअल में हम ऑपरेशन पर लेकर के गए, मतलब कि जब हम उसे एक्चुअलिटी में बनाने गए, तो हमें पता चलता है इस 1 लाख कैलकुलेटर को बनाने के लिए हमारे वर्कर्स जो हैं वो 1,05,000 मिनट्स लगा दे रहे। ऑब्वियस सी बात है, हमें भी पता है कि यार जितना हम लोग बोलते हैं उतना एफिशिएंसी से थोड़ी वो काम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। हमने जब इसका स्पेसिफिकेशन बनाया तो हमने सोचा कि यार क्यों ना 1 मिनट का जो पावर कॉस्ट है वो आना चाहिए लेट्स से ₹1.5। बट जब एक्चुअल में हम लोग करने गए तो हमारे पता चलता है नहीं जी, ₹2 पर मिनट ले रहा है सरकार आपसे। तो अब ऐसे केस में हमारे को ये समझ में आ गया व्हाट कॉस्ट शुड बी क्या होनी चाहिए, 1 लाख मिनट के 1.5 रुपीज की रेट से होना चाहिए। लेकिन हुआ कितना, 1,05,000 मिनट लगी और रेट लगी हमारे को 2। इसका मतलब हमने सोचा तो था कि हमारा काम 1,50,000 रुपीज की कॉस्ट में हो जाएगा, बट जब एक्चुअल में हम लोग करने गए तो पता चला 1,50,000 नहीं, 2,10,000 रुपीज का खर्चा लग गया। इसका मतलब हमारे लिए मोटा मोटी 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा लग गए, और आपको पता है इस 60,000 एक्स्ट्रा को ही हम क्या कहते हैं, एडवर्स वेरिएंस। कॉन्सेप्ट वही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस को ही वेरिएंसेस कहा जाता है।
तो अगर आप वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हो तो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 1,50,000 और एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट दैट मींस 2,10,000, इनका डिफरेंस देखेंगे दैट मींस 60,000 एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है? अब पॉइंट आता है कि सर ये जो वेरिएंसेस आ रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या हुआ? समझदार लोग ऑलरेडी जान चुके हैं सर, जहां 1,00,000 मिनट लग रहे थे वहां 1,05,000 मिनट लगे, दैट मींस 5,000 मिनट हमारे को यहां पर एक्स्ट्रा लगे, और जहां रेट 1.5 की होनी चाहिए थी वहां 2 लगी है, तो 0.5 की रेट का डिफरेंस है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग लेबर में करते आए हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो होगा। मतलब कि आपने वर्कर को कहा था कि इन 1,00,000 कैलकुलेटर को बनाने में आपको 1,00,000 मिनट ही लगनी चाहिए, बट जब एक्चुअल में प्रोडक्शन करने गए तो 1,05,000, इसका मतलब 5,000 मिनट्स एक्स्ट्रा लगी। आपको पता है प्रोडक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर ही लेता है। किसने रेट से मल्टीप्लाई करूं ये आपको मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी हम लोग मटेरियल में और लेबर में इस चीज के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। इसका मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, दैट मींस 1.5 से, तो ये आ जाएगा आपका 7,500 एडवर्स। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मिनट्स या आवर्स का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। और क्यों आया ये रीजन? क्योंकि हमारे वर्कर ने 1,00,000 मिनट की जगह 1,05,000 मिनट लगा दी, दैट मीन 5,000 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा दी। और 5,000 मिनट जब आप एक्स्ट्रा लगा देते हो तो वो एफिशिएंसी वेरिएंस कवर करता है। और वहीं अगर हम बात करें यहां पर रेट के डिफरेंस की, तो रेट का डिफरेंस कौन लेगा? जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है वो, दैट मीन जो प्रोक्योर कर रहा है, दैट मीन या जो पेमेंट कर रहा है वो। तो पेमेंट वाले का हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? सर पेमेंट की वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके जितने टोटल एक्चुअल आवर्स का आप पेमेंट कर रहे हो उनके लिए। क्लियर है? तो यहां पर 1,05,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 52,500 एडवर्स। चाहो तो दोनों का टोटल लगा लो, 52,500 और 75,000 एडवर्स, दैट मींस टोटल 60,000 एडवर्स आ जाए। अब दोस्तों ये जो आवर्स का या टाइम का डिफरेंस देखते हैं ये एफिशिएंसी वेरिएंस कवर करता है। और जो रेट का डिफरेंस होता है वो हमने लेबर में लेबर रेट वेरिएंस पढ़ा है, बट ओवरहेड में उसी रेट की जगह उसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस या बजट वेरिएंस के नाम से पूछा जाता है। आई होप क्लियर है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं आपके वेरिएबल ओवरहेड की, तो इस वेरिएबल ओवरहेड के अंदर आपके लिए जो वेरिएंसेस आएगा वो वेरिएंसेस आएगा आपके लिए दो, दैट मींस ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एक हो गया एफिशिएंसी, एक हो गया एक्सपेंडिचर। सर क्या यहां पर भी सब एफिशिएंसी या मिक्स जैसा कुछ है? आंसर है नो। इसकी मशीन, इसके लिए स्क्रू ड्राइवर मशीन ही चाहिए, तो वो एक ही मशीन चाहिए, दैट्स इट। वहां पर किसी भी तरह का मिक्स करने जैसा नहीं है कि ये मशीन भी मिक्स कर दी, ये मशीन भी मिक्स कर दी, जैसे कि मटेरियल में और लेबर में होता था कि यार 10 लोग मैन लेबर 10 वुमन लेबर, तो ऐसा करके यहां मिक्स करने जैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपके लिए यहां पर केवल 3 ही वेरिएंसेस होंगे। फर्स्ट वन इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड वन इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड थर्ड वन इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इस तरीके से आप लोगों के टोटल 3 वेरिएंसेस यहां पर कवर होंगे। सर लेबर में तो आइडल टाइम वेरिएंस भी आता था, सर यहां पर आइडल टाइम वेरिएंस नहीं आएगा क्या? आंसर है नो, नहीं आएगा। क्यों? रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। कैलकुलेटर के लिए जो मशीन की जरूरत होगी वो कब होगी? सर जब एक्चुअली आप वर्किंग मोड पर हो, तो जब वर्क स्टार्ट होगा तभी आपके लिए ये ओवरहेड इनकर होगा। आइडियल आप बैठे हो तो उस टाइम पर मशीन से क्या करोगे? खेलोगे क्या कि भैया लो जी चलो यार बैठे 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 हैं, चाय पी रहे हैं, एक हाथ से चाय पी रहे हैं, एक हाथ से मशीन चला रहे हैं, हवा में घुमा रहे हैं बस। तो ऐसे नवाबी शौक नहीं करने। तो यहां पर इसका मतलब क्या रहेगा? आपके यहां पर आपका वेरिएबल ओवरहेड इनकर तभी होगा जब आप एक्चुअल में काम कर रहे होंगे तब। तो इसका मतलब आप फॉर्मूलाज पे आ जाओ। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, बट पॉइंट आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगा? सर स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट से। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड रेट लेबर वाली मत ले लेना, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। और एक्चुअल कॉस्ट के अंदर एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट कौन सी? लेबर वाली नहीं, जिस कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं केवल उसी कॉस्ट को। यहां एफिशिएंसी वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी वेरिएंस पर हम लोग किसको कवर अप करेंगे? सर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, पूरे की पूरे टोटल आवर्स का पेमेंट आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली करना होगा, तो इसलिए एक्चुअल आवर्स वर्कड से
दैट्स इट, काम खत्म। यही आप लोगों का वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट खत्म। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट जो कि लेबर में हम लोग करते आए हैं, सेम वही की वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे फॉलो करने हैं। सेम वो की वही चीजें हैं, बस एक चीज छोटी सी और ध्यान रखिएगा। कई बार ना ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के साथ आपको डेटा जो देते हैं ना क्वेश्चन, वो आपको खुद से ऐसे दे देता है, ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेटा खुद से दिया जाए ना, तो वो बेसिकली स्टैंडर्ड नहीं है। ओवरहेड के केस में वो एज ए बजट यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन ने दे दिया 4000 यूनिट्स आवर्स, यहां लिख दिया स्टैंडर्ड, यहां लिख दिया एक्चुअल। स्टैंडर्ड हो गया यूनिट्स आपकी से 4000, आवर्स आपके हो गए, लेट्स टेक एन एग्जांपल से आवर्स नहीं, कॉस्ट आपको दे दी से 12000। एक्चुअल में जब आप बनाने गए तो यूनिट्स बनी साहब अपनी 3500 और कॉस्ट आ गई से 11,000। अब ये जो आपको स्टैंडर्ड डेटा है, बेसिकली स्टैंडर्ड नहीं है, ये बेसिकली बजट है। ये सर क्यों दिया जाता है? ताकि आप स्टैंडर्ड रेट निकाल सको, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकाल सको। कितनी आएगी सर? 12,000 की कॉस्ट है, जब 4,000 यूनिट बना रहे हो, इसका मतलब 3 रुपीज पर यूनिट। ये स्टैंडर्ड रेट हुई। अब इससे स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? जब आप इसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो आपके लिए क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई 3500, तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई 10,500। जस्ट ए सेकंड, तो ये हो गया 10,500। इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ये 12,000 नहीं है भैया, स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये वाली। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओवरहेड का और वहां पर स्टैंडर्ड डेटा आपको दिया हुआ है, तो ऐसे मत सोच लेना कि स्टैंडर्ड डेटा तो ये है साहब, इसी के बेसिस पर 12,000 माइनस 1,000, इसका मतलब सर 1,000 फेवरेबल आ गया, जबकि एक्चुअल में 1,000 फेवरेबल नहीं है, एक्चुअल में 500 एडवर्स है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स की दे रखी है, दैट मीन बस्टेड यूनिट की, और आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल। तो एक्चुअली 3500 यूनिट्स है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ज्यादा लोड नहीं लेने का, माइंड में ज्यादा लोड नहीं लेने का। इन सब के ऊपर हमारे बुक में ना एक एक सम दिया हुआ है, मतलब बुक एससीएम का सार जो बुक है ना आपके हाथ में, उसका एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। वो आइए फटाफट से आप लोग अपना एससीएम का सार बुक निकाल लेंगे, जहां पर आपको ये जो सारी बातें मैंने बोली हैं, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है? तो वो वहां पर आपको लिखा हुआ है, तो वो आप लोग इजीली अभी देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट ए सेकेंड, यस गाइस, सो देखते हैं अब ये क्या लिखा है हम लोगों ने। आइए फटाफट से, तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जैसा कि अब मैं आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर अभी अभी आपने जो बोला वो सब कुछ लिखा है। ऑब्वियसली जो मैं बोलता हूं वो यहां मैं लिखता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो भी मैं यहां लिख देता हूं, है ना? आइए जी फटाफट से देखते हैं क्या लिखा है। एज वी नो ओवरहेड आर ऑफ टू टाइप्स, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि दैट ओवरहेड जो रहेंगे वो आपके दो प्रकार के रहेंगे, दैट मींस वेरिएबल एंड फिक्स्ड। सो नाउ वी विल कैलकुलेट वेरिएंसेस फॉर बोथ एज अंडर। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे हमारे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस को। अगेन वही सेम बातें जो मैंने आप लोगों को समझाई हैं, वही सारी बात यहां पर लिखा जाएगा कि आपके लिए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होगा। ओवरहेड का वो पार्ट जो कि यूनिट्स के चेंज होने से चेंज होगा सेम प्रोपोर्शन में, वेरिएबल ओवरहेड कहलाएगा। वेरिएबल ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा वो सभी खर्चे विच vary with the level of production, that is variable overhead cost means overhead cost which will change with the change of units. For example power cost, मतलब कि units के change होने से जो change होगी same proportion में. If variable overhead consists of indirect material, then in this case it vary with the direct material used. ये मैंने आपके लिए वो बात लिखी है जो कि हम लोग ट्रेडिशनली ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस में क्या करते थे, दैट मींस जो हम लोग ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सॉरी ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस नहीं, जो ओवरहेड कॉस्ट वाले चैप्टर में इंटर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग में करते थे वो बात। ऑन द अदर हैंड इफ वेरिएबल ओवरहेड इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ आवर्स वर्क्ड, देन इन दैट केस इट विल वेरी विद लेबर आवर्स और मशीन आवर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई इनडायरेक्ट आपका कोई भी खर्चा है और वो वेरी करता है यूनिट्स के साथ, तो ऐसे केस में अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है तो वो मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहेगा।
बाकी ऑन द अदर हैंड बाकी सब खर्चे जो है वो आर्स के बेसिस पे रहते हैं। हमारे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए आर्स के ऊपर बेस्ड ही रहेगा, नॉट इवन 99%, 100% केसेस में। सो इफ नथिंग इज मेंशन्ड स्पेसिफिकली देन वी विल टेक लेबर आर्स एज द बेसिस। तो हम लोग लेबर आर्स को ही बेस बनाते हुए उसका खर्चा कैलकुलेट होगा। दैट मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड जो है वो स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड के हिसाब से कैलकुलेट होगा। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेशन इज सिमिलर टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे कि वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर इज वेरी सिमिलर टू द लेबर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दी योर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस को जान लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या कहता है? इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। इन दोनों के डिफरेंस को कवर करता है। या मैं यूं कहूं कि कोई सा भी कॉस्ट वेरिएंस हो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएंस सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। अब अगर आपने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड अकॉर्डिंगली आपको लेते हुए चलना है। पॉइंट आता है सर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? तो आप स्टैंडर्ड आवर्स को जब स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगा सर? एक्चुअल आवर्स वर्कड, ध्यान रखिएगा वर्कड यूज करना है एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड से। क्लियर है? कई बार आपको स्टैंडर्ड रेट जो क्वेश्चन में है वो दी नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके लिए क्वेश्चन में यूनिट्स का डेटा है तो हम लोग बस्टेड वेरिएबल ओवरहेड में बस्टेड यूनिट का डिवाइड लगा करके स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकाल लेंगे। और अगर हमारे पास आर्ली डेटा है तो हम बस्टेड वेरिएबल ओवरहेड के अंदर बस्टेड आर्स का डिवाइड लगा देंगे। कुल मिलाकर के नॉर्मल मैथमेटिक्स है यार, अगर यूनिट्स में चाहिए तो यूनिट्स का डिवाइड लगेगा, अगर आर्ली रेट चाहिए तो आर्स किसका डिवाइड लग जाएगा। आइए, देयर मे बी टू रीजन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ऑब्वियसली मैं बता चुका हूं दो ही रीजन होंगे, या तो आर्स का डिफरेंस होगा जिसे हम एफिशिएंसी वेरिएंस में कवर करेंगे, या हमारी रेट का डिफरेंस होगा जिसे हम लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस या बजट वेरिएंस के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारा बजटेड एक्सपेंडिचर और बजट और प्राइस वेरिएंस। तो दिस वेरिएंस विल कवर ओवरहेड कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन रेट। आपका वेरिएबल ओवरहेड और आपका जो वेरिएबल ओवरहेड है उनकी जो रेट है स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट उनके डिफरेंस को कवर करता है आपका एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस। तो इसके लिए आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल आवर्स, डोंट फॉरगेट एक्चुअल आवर्स वर्कड होगा। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी में हम लोग क्या कवर करेंगे? ड्यू टू चेंज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, दैट मीन उनके आवर्स के गैप को कवर करेंगे। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। डन, आगे बढ़िए। एक्चुअल आवर्स का मतलब रहेगा एक्चुअल आवर्स वर्कड। मैंने यहां पर रेड कलर यूज किया है, रेड कलर के साथ साथ कैपिटल लेटर में रेड कलर यूज किया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। नॉट पेड, पेड वर्क आज क्यों लेंगे यार? क्योंकि आइडल टाइम के अंदर तो वेरिएबल ओवरहेड इनकर होता ही नहीं है, तो विल बी इनकर्ड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ओनली, क्योंकि वो वर्किंग आवर्स में ही इनकर होता है। समटाइम क्वेश्चन में गिव, ये वाला चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है ना, बेसिकली ये वाला जो बुलेट पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना हमारी आदत होती है, अरे स्टैंडर्ड दिया है इसको स्टैंडर्ड मान लो। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको ओवरहेड के बारे में कोई क्वेश्चन दे रहा है और उसमें स्टैंडर्ड डेटा देता है ना, तो इसका मतलब है वो आपको बजटेड फिगर्स दे रहा है, और बजटेड फिगर्स को यूज करते हुए आपको आपके स्टैंडर्ड फिगर पर जाना है। कैसे जाएंगे? अभी उसके लिए हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। Sometimes question may not give standard rate, but question give busted overhead and busted output. Then we will calculate standard rate and calculate standard cost as below. ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर पॉइंट जो है ना वो मैंने ओवरहेड के अंदर लिख के दिया कि कई बार आपको स्टैंडर्ड का डेटा दे दे तो उसको स्टैंडर्ड मत मानना, उसको बजट मानते हुए ट्रीट करना। तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कैसे आएगी? बस्टेड वेरिएबल ओवरहेड में बस्टेड यूनिट का डिवाइड लगाओगे और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कैसे आ जाएगा? जो आपका एक्चुअल आउटपुट है उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्लियर है? तो यहां से इस तरीके से मैंने एक इसका समरी चार्ट बना दिया कि वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रहेगा? आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। फिर अगेन इसके फर्दर दो सब पार्ट होंगे। एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्सपेंडिचर के लिए स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। दैट्स ऑल, काम खत्म। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं।
ये वो एग्जांपल है जो कि इंस्टीट्यूट ने कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे हैं, उनसे मैंने इसको एग्जांपल बनाया। कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ बिलो डेटा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन ने आपको फिगर्स दिए हैं, इस फिगर्स को ध्यान से देखो। यहां पर इन्होंने स्टैंडर्ड लिखा है, जबकि ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक्चुअल में आपके लिए बजट है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दे रखी है 12,000 एंड यहां पर भी 12,000। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मान लूं, इसको एक्चुअल मान लूं, तो मैं क्या कहूंगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस तो नील हो गया, 12,000 माइनस 12,000 नील। जबकि ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड बोलता है 4,000 यूनिट और एक्चुअल बोलता है 3,800 यूनिट्स। और आपको पता है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है 3,800। स्टैंडर्ड रेट कैसे आएगी सर? 12,000 में 4,000 का डिवाइड लगाओगे तो एट द रेट 3 रुपीज आएगी। एक यूनिट पर 3 रुपीज, तो 3,800 यूनिट्स पर कितनी होगी सर? 11,400। तो ये जो 11,400 है, दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। कैसे कैलकुलेट किया? आपने बस्टेड ओवरहेड लिया, दैट इज 12,000, इसमें बस्टेड यूनिट का डिवाइड लगाया, दैट मींस 4,000, तो आपके पास एक यूनिट की रेट आ गई, दैट इज ₹3। 3 रुपए पर यूनिट की आपके पास रेट आ गई है। तो 3 रुपए पर यूनिट को जब आपने इस रेट को आपके एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट दैट इज 12,000 लेस करोगे तो आ जाएगा 600 रुपीज एडवर्स वैल्यू। दैट्स इट, चेकआउट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड रेट 3 रुपीज आ जाएगी, स्टैंडर्ड ओवरहेड 3 रुपीज के हिसाब से 11,400, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा 600 एडवर्स। ये तो तब जब आपको यूनिट्स में डेटा दिया हो। लेकिन दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में यूनिट्स और आवर्स दोनों दे दे तो क्या करना है? तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको निकालनी है उनकी आर्ली रेट। जैसे कि वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 5 लाख, ऑल्दो इन्होंने बजट बोल दिया, अगर ये स्टैंडर्ड भी बोलते तो भी मैं इसको बजट मानता। प्रोडक्शन यूनिट्स में दे रखा है 50,000, आवर्स दे रखे हैं 2,50,000। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास अगर आवर्स गिवन है ना तो हम लोग आवर्स को ही बेस बनाएंगे। तो अकॉर्डिंगली 5 लाख डिवाइड बाय 2,50,000, दैट मींस एट द रेट ₹2 पर आवर। अब ₹2 पर आवर आ गया, ये क्या है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब स्टैंडर्ड रेट पर आवर को आपको स्टैंडर्ड आवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। अब स्टैंडर्ड आवर्स कहां से है? आएंगे ना, ध्यान से देखो। 50,000 यूनिट्स के लिए आवर्स हैं 2,50,000, मतलब कि 2,50,000 आवर्स हैं जब आप 50,000 यूनिट बना रहे हो। तो बजट कहता है कि एक यूनिट को बनाने में आपको 5 आवर्स लगेंगे। एक यूनिट को बनाने में 5 आवर्स, तो एक्चुअल आउटपुट दैट इज 40,000 यूनिट को बनाने के लिए सर 2 लाख आवर्स। तो 2 लाख आवर्स पर एट द रेट 2 रुपीज के हिसाब से आपका 4 लाख रुपीज का आपका क्या हो जाएगा? आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। आइए देखिएगा, यहां पर मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड आवर्स निकाल दिए 2 लाख। स्टैंडर्ड रेट अपने आप आ जाएगी 2 रुपए, क्यों? 5 लाख डिवाइड बाय 2,50,000, तो 2 रुपए की रेट आ गई। एक्चुअल रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 2,20,000 डिवाइडेड बाय आपके जो एक्चुअल आवर्स, सॉरी एक्चुअल आवर्स 2,20,000 है, 5,20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 करोगे तो आपके पास आ जाएगी एक्चुअल रेट। मैं कोई निंजा टेक्निक नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपको समझना क्या है, आपको चाहिए सब स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा सर? आपके स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, सॉरी स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब क्या मेरे पास स्टैंडर्ड रेट पर आवर है? आंसर है नो। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स है? आंसर है नो। तो ये दोनों मुझे निकालने पड़ेंगे। कैसे? जस्ट एक सेकेंड। तो अपने को यहां पर क्या चाहिए भैया? स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स निकालने का क्या प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा। बजट कहता है कि 2,50,000 आवर्स लगेंगे अगर आप 50,000 यूनिट्स बनाते हो तो। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 2,50,000 आवर्स लगेंगे अगर आप 50,000 यूनिट्स बनाते हो, तो इसका मतलब आपको एक यूनिट को बनाने में 5 आवर्स लगेंगे। आपने बजटेड आवर्स पर यूनिट निकाल लिया। बजटेड आवर्स पर यूनिट को जब आपने अपने एक्चुअल आउटपुट दैट इज 40,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 लाख स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। डन, स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास आ गए हैं। स्टैंडर्ड रेट के लिए क्या करना है सर? टोटल 5 लाख की कॉस्ट है जब हमारे पास 2,50,000 आवर्स हैं तो। इसका मतलब हर एक आवर के लिए 2 रुपए लग रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी सर? स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगी 4 लाख। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगी आपके लिए 4 लाख। अब आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल दैट इज 1,20,000 विल बी योर एडवर्स वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। आर का डिफरेंस ऑब्वियस बात है, आप क्या कवर करेंगे? दो रीजन है इसके। ये 1,20,000 आने के पीछे दो रीजन है। क्या?
एक आपने स्टैंडर्ड आवर्स लिया है 2 लाख, एक्चुअल आवर्स लग गए हैं 2,20,000, स्टैंडर्ड रेट है आपकी 2 रुपीज, तो आपके लिए 40,000 एडवर्स जो है ये तो रीजन हो गया आपके लिए एफिशिएंसी। दैट मींस आपको 2 लाख आवर्स में कंप्लीट करना था बट आपने कवर किया है 2,20,000 आवर्स में, मतलब 20,000 आवर्स एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका वो कवर हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली 40,000 एडवर्स हो गया। दूसरा रीजन होता है रेट का। अब रेट की बात करें तो मेरे पास स्टैंडर्ड रेट तो आ गई 2 रुपीज, एक्चुअल रेट नहीं है, तो एक्चुअल रेट के लिए क्या करना है सर, 5,20,000 डिवाइड बाय 2,20,000, तो आपके पास एक्चुअल रेट आ जाएगी। तो एक्चुअल रेट आपके पास आ गई 2.3636। स्टैंडर्ड रेट आपके पास है, एक्चुअल रेट आपके पास है, एक्चुअल आवर्स वर्क आपके पास है, तो आपके लिए रेट वेरिएंस भी आ जाएगा। ये तो हो गया 40,000 एडवर्स, और ये रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क, तो इस तरीके से आपका ये भी आ जाए। आई होप वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में बहुत ज्यादा लोड लेने जैसा कुछ नहीं है, तो आई होप कि आपको ये यहां तक का पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, दैट मींस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर। मैं आपको बता दूं, अगर स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे ट्रिकी कुछ लगता है तो वो है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, और उसमें भी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो चीजें आप लोग ना जो याद करने वाली टेक्निक पे जाते हो ना, वो फिक्स्ड ओवरहेड पर नहीं चलती है। तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड पर पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किसी के पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है। मैं उसको पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको 30% 40% भी समझ में आता है ना फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कॉन्सेप्ट से, तो दैट्स मोर देन इनफ। आप लोग लोड मत लेना। जैसे हम लोग उसके क्वेश्चंस करने जाएंगे ना, तो आपको हर एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी कि यार कौन सी चीज किस तरीके से कैसे वर्क करती है, तो आपको वहां से इजीली वो सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फिक्स्ड, आई होप कि वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हम लोग जस्ट अभी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आइए फटाफट से मैं आपके सामने पानी का ब्रेक तो क्या बोलूंगा, मतलब मेरे को हार्डली 1 गिलास पानी पीना है और 2 मिनट बाहर जाकर के आना है। बस मैं 2 मिनट में बाहर जाकर के आ रहा हूं, उसके लिए आपको 1 सेकंड का ब्रेक मिलेगा, ओनली 1 सेकंड का। पलक झपकते ही मैं गायब, पलक झपकते ही मैं वापस। यस गाइस, एक छोटा सा अपडेट रहेगा। ये वाला जो लेक्चर है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए पार्ट बी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। दैट मीन्स अभी मैं आज की क्लास को यही कुछ ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए, दैट्स व्हाई मुझे अभी कहीं जाना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली अब मेरा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा यूट्यूब पर, आपको बता दूं यूट्यूब पर मैं इस नेक्स्ट लेक्चर का दैट मीन्स पार्ट बी करके आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। मीनवाइल अगर आप मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए लेक्चर मर्ज होकर के आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फ्रॉम फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस, देन हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CACA में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। ओके गाइस, बाय बाय।